बाबा श्याम के लक्खी मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि पूरा मेला सीसीटीवी कैमरे में कैद होगा। मेले में करीब 3200 कैमरे लगाए जाएंगे। चप्पे चप्पे पर कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मेले में आने वाले श्याम भक्तों को कोरोना एडवाइजरी की पालना करनी होगी। मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि श्याम भक्तों को बेहतर से बेहतर सुविधा दे सके। देखिए, जैसा हर वर्ष इंतज़ाम किया जाता है, पुलिस की तरफ से वो सारे इंतज़ाम लगाए जाएंगे। हमारा जो डिप्लॉयमेंट प्लानिंग है वो प्लानिंग लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 1-2 दिन में जल्दी वहाँ पर फील्ड विजिट भी की जाएगी। सभी पॉइंट पर अधिक से अधिक जाब्ता लगाया जाएगा ताकि कहीं पर भी कोई भीड़ का प्रेशर जो है वो किसी भी तरीके से अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाए। साथ ही साथ बहुत सारी अन्य व्यवस्थाएं भी हैं जो कि प्रशासन की तरफ से की जाती हैं। वो व्यवस्थाएं भी पूरी हो चुकी हैं और अच्छे से मेला कराया जाएगा, इसकी तैयारी हो चुकी है। पुलिस की कितनी जवान लगेगी? सीसीटीवी कैमरे में क्या रहेगी? देखिए, लगभग 3200 लोग लगते हैं हर वर्ष और सीसीटीवी कैमरास का जो पूरा इंतजाम होता है, उसका पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, वो कमेटी की तरफ से लगता है। वो कार्यवाही शुरू हो चुकी हैं। यातायात व्यवस्थाओं को लेकर किस तरीके? देखिए, यातायात व्यवस्था में पार्किंग प्लेस डिसाइडेड है, वहाँ पर बैरिकेड होती है जिसकी कार्यवाही शुरू हो चुकी है और वो सभी बैरिकेडिंग कराई जा रही है। उसके बाद में पार्किंग प्लेसेस पर जो भी मूवमेंट होता है गाड़ियों का, वो जो निर्धारित रूट है उन रूट से ही पार्किंग तक लोग पहुँचेंगे अपनी गाड़ी लेकर के। तो उन रूट्स पर कार्रवाई चल रही है। कहीं कहीं पर रोड पर रिपेयरिंग का वर्क भी चल रहा है। बाकी जहाँ जहाँ पर बैरिकेड की आवश्यकता है वो बैरिकेडिंग के कार्य चल रहे हैं। श्याम भक्तों को क्या मैसेज देंगे? सभी श्याम भक्तों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बाबा का मेला है और जिस तरह से वो हर बार आते हैं अपने भक्ति के रंग में रंग करके यहाँ पर आए, उनका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। पर वो ध्यान रखें कि कोरोना का समय अभी गया नहीं है, तो कोरोना से जुड़े हुए जो भी नियम हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, उनकी पालना ज़रूर करें। जो निर्देश जारी किए गए हैं कि हर व्यक्ति को अपने टीके के सर्टिफिकेट को लाना है या RT-PCR टेस्ट कराना है, उन चीज़ों का भी ध्यान रख करके ही यहाँ पर आएँ, क्योंकि यहाँ पर हर पॉइंट पर चेकिंग होगी। हम नहीं चाहते हैं कि आपको कोई असुविधा हो, पर जो नियम है उनकी पालना आप करेंगे तो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा और आपके पूरे दर्शन तक की किसी प्रक्रिया में कोई बाधा भी नहीं आएगी। तो हमें सहयोग करें ताकि आप बेहतर तरीके से हम आपको दर्शन करा सकें। सीकर जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत जिले में 12 मार्च को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव धर्मराज मीणा ने बताया कि जिले में 68,368 मामले पेंडिंग है। इन मामलों में आपसी भाईचारे और राजीनामे के तहत लोक अदालत के दिन निस्तारण किया जाएगा। इस लोक अदालत में राजस्व, फौजदारी और सिविल के मामले रखे जाएंगे। दोनों पक्षों की सहमति के बाद राजीनामे से मामले का निपटारा होगा। लोक अदालत के निर्णय के बाद कोई अपील नहीं होती है और लोकल अदालत में किए हुए फैसले में न कोई हारता है और न कोई जीतता है। दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद निस्तारण किया जाता है। इससे आपसी मनमुटाव भी कम रहता है और अदालत के फैसले दोनों पक्षों को मान्य होते हैं। 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जो कि पूरे देश में है। उसी श्रृंखला में अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर की ओर से सीकर जिले न्यायिक क्षेत्र में लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें सभी राजीनामा योग्य मामले चिन्हित करके न्यायालय द्वारा रखे जा रहे हैं, जिसमें फौजदारी के मामले हैं, सिविल के मामले हैं जो राजीनामा योग्य हैं। साथ के साथ ही इस लोक अदालत में रेवेन्यू मामलों को भी रेवेन्यू कोर्टों द्वारा लोक अदालत में रखा जाएगा और ये एक बहुत अच्छा अवसर है उन पक्षकारों के मध्य जो राजीनामा योग्य केस हैं और उनका लंबे समय से न्यायालय में मामले लंबित हैं। तो पक्ष में आपके माध्यम से सभी उन लोगों को ये कहना चाहूँगा जिनके मामले कोर्टों में लंबित है, अगर वो राजीनामा योग्य हैं तो इस लोक अदालत का फ़ायदा उठाएं। लोक अदालत का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसके द्वारा जो मामला निर्णित होता है उसकी कोई अपील नहीं होती है। सिविल मामलों में पक्षकारों को कोर्ट फीस लौटा दी जाती है और ना ही लोक अदालत में कोई पक्ष हारता है ना कोई जीतता है, क्योंकि दोनों की सहमति से निर्णय होता है। और निर्णय जब न्यायालय से होता है तब पक्षकार एक जीतता है एक हारता है, तो दूसरे पक्ष के मन में दूसरे उस मामले को अपील कोर्ट में चुनौती देने का अवसर होता है, तो मामला लंबा खिंचता है। और जब राजीनामे से मामला निपटता है तो उनके बीच में आपसी सौहार्द भी बढ़ता है, बीच का मनमुटाव बढ़ता कम होता है, समाज में एकजुटता आती है और उनके बीच में किसी प्रकार के गिले शिकवे नहीं रहते। तो लोक अदालत का
अधिक से अधिक संख्या में फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। ये 2022 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है। इस लोक अदालत में अपने सीकर जिला न्याय क्षेत्र में लगभग न्यायालयों में 68,368 मुकदमे लंबित हैं। इनमें से फैमिली कोर्ट के 1717 प्रकरण हैं, MACT के 2663 प्रकरण हैं, NI एक्ट के भी 9,385 के लगभग प्रकरण हैं। इसी प्रकार राजस्व न्यायालयों में 28,389 प्रकरण लंबित हैं। इन प्रकरणों में से जो प्रकरण राजीनामा योग्य हैं, जो राजीनामे के द्वारा निपटाए जा सकते हैं, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में एक सारणी दे रखी है कि कौन कौन से प्रकरणों को कंपाउंडेबल केसेस माना है, सामान्य अपराध माना है, उनमें राजीनामे से मामला निपट सकता है। सभी पक्षकारों को पता है, वो चाहे अगर उनको कोई जानकारी ना हो तो वो सबसे पहले हमारे इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन से भी सूचना दे सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं कि हम अपने केस को लोक अदालत में रखना चाहते हैं, तो उसका मामला लोक अदालत में रख दिया जाएगा। अगर यहाँ नहीं आए तो उस कोर्ट में जाके स्वयं कोर्ट के पीठासीन अधिकारी को कह सकते हैं, अपने अधिवक्ता से कह सकते हैं। 12 मार्च के पहले कह सकते हैं। 12 मार्च को लोक अदालत हो जाएगी, तो 12 मार्च के पहले जो भी पक्षकार चाहे अपने मामले का लोक अदालत से निस्तारण वो संबंधित न्यायालय में संबंधित कोर्ट को सूचित करें और अपने मामले का निपटारा करें। सीकर सरपंच संघ ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि लंबे समय से उन्हें विकास राशि का पैसा नहीं मिल रहा है। जो पैसा मिल रहा है वह बिजली के बिलों व पंचायत कोविड-19 सहायकों की सैलरी में ही खर्च हो जाता है। उनके पास विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं बचता है। सरपंच संघ ने मांग की है कि उन्हें विकास राशि का जल्द से जल्द पैसा जारी किया जाए, जिससे कि पंचायतों का विकास हो सके और आमजन को राहत मिल सके। आज सरपंच संघ जिला सीकर के सभी सरपंच यहाँ जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। पिछले 2 वर्ष से लगातार सरपंच आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय के सामने 2 बार समझौता होने के बाद भी जो समझौते में जो लिखित समझौता हुआ वो लागू नहीं हो रहा है। हमारी जो किस्तें बकाया चल रही है SFC की, उसकी मांग है। उसके साथ ही जो सरकार विकास का पैसा दे रही है वो सारा पैसा बिजली का बिल देने में, रोज ये सुरक्षा कार्ड के मानदेय के भुगतान में, पंचायत सहायक के भुगतान में, कोविड हेल्थ सहायक के भुगतान में, यानी पंचायतों को जो विकास का पैसा दिया जा रहा है सारा का सारा मानदेय में खर्च हो रहा है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि पिछले 1.5 वर्ष से जो सरकार में विकास राशि का पैसा बाकी है वो अतिशीघ्र जारी करें, अन्यथा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सरपंच संघ सीकर, जिलाध्यक्ष हनुमान प्रसाद जादगर। सीकर शहर के शोभा सिरिया इंजीनियरिंग कॉलेज के पास हुए सड़क हादसे में आज भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष स्वदेश शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी मंत्री राजपाल विक्रम सिंह शेखावत, प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन यादव एवं प्रदेश मंत्री सुनील यादव सड़क हादसे में घायल हो गए। सभी घायलों को कल्याण चिकित्सालय में लाया गया, जहां प्रदेश मंत्री सुनील यादव की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया। बाकी भाजपा युवा मोर्चा के सभी प्रदेश सदस्य एवं भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष स्वदेश शर्मा का सीकर के कल्याण अस्पताल में इलाज चला, जहां इन सब की स्थिति भी गंभीर होने पर इन्हें जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। दुर्घटना की सूचना पर एक बार की भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी एसके अस्पताल पहुंचे तथा घायलों की कुशल से पूछी। एक बार के अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल सा बन गया। सड़क हादसा उस समय हुआ जब सभी पदाधिकारी सीकर उद्योगनगर थाने में दर्ज नाथी का बाड़ा प्रकरण में अपनी गवाही और गिरफ्तारी देने आ रहे थे। उसी दौरान यह बड़ा हादसा हुआ। क्या हुआ था, पूरा मामला कहाँ से कहाँ आ रहे थे, किस तरह से हुआ उसके अंदर? देखिए, सीकर आ रहे थे, रास्ते में दुर्घटना हुई है, हमारे कार्यकर्ता उसमें चोटिल हुए हैं, यहाँ से उनको जयपुर रेफर किया गया है। हम सभी लोग, हमारे कार्यकर्ता निकल चुके हैं, हम सभी लोग जयपुर पहुँच रहे हैं और जल्दी ही उनको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। कितने जने जा रहे थे? सीकर क्या काम? सीकर में हमारे संगठन के काम से हम सभी लोग यहाँ पे आए। कितने जने थे गाड़ी में? उस गाड़ी के अंदर 5 कार्यकर्ता थे हमारे, पर हम अच्छी संख्या में कार्यकर्ता थे। मुख्यमंत्री व सहकारिता मंत्री के नाम सीकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सहकारिता से जुड़े मुद्दों को लेकर आज पूर्व कैबिनेट मंत्री सुभाष मरिया के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कृषि भूमि में नेशनल हिस्सेदारों को समितियों के माध्यम से वितरित अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की मुख्य धारा से पुनर्जोड़ने की मांग की गई। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुभाष मरिया ने कहा कि सहकारिता से जुड़े मुद्दों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है। असंचित किसानों को भी केसीसी में शामिल किया जाए। संचित भूमि में 2 हेक्टेयर से कम वाले किसानों की केंद्र सरकार मदद करे। सहकारिता सुरक्षा
सुरक्षा के नियमों में फायदा हर किसान को मिले, कर्मचारियों की जल्द संख्या बढ़ाई जाए और नई भर्तियां की जाए जिससे कि किसानों को फायदा हो सके। सहकारिता विभाग में कल्याण योजना जो पहले किसानों के लिए 20 लाख की थी उसे घटाकर 10 लाख कर दी गई। कृषक कल्याण योजना की राशि पुनः 20 लाख रुपए की जाए। आने वाले बजट में सहकारिता का बजट रखा जाए जिससे कि राज्य में गांव ढाणी से जुड़े किसानों को फायदा मिल सके। सरकार के बजट में सहकारिता से जुड़े हुए इश्यूज के ऊपर सीकर जिला सहकारिता से जुड़े हुए व्यवस्थापक अध्यक्षगण, उनके डायरेक्टरगण एवं अन्य व्यक्ति जो सहकारिता विभाग के विभिन्न प्रकारों से जुड़े हुए हैं, उन सब ने मिलकर एक साझा अपना परिपत्र तैयार किया है जिसके तहत असिंचित किसान को केसीसी में शामिल किया जाए। सिंचित किसान 2 हेक्टर तक की जो सीमा है उस सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाए। नोशनल मेंबर्स, ये वो मेंबर्स हैं जो खातेदार रिकॉर्ड में नहीं है लेकिन उनके पिताजी रिकॉर्ड में हैं, और पंचायत और ग्राम सेवक और पटवारी वो सब रिकॉर्ड बाकायदा कि उनके ये पुत्र हैं और ये सब अपनी अपनी अलग अलग खेती करते हैं। कईयों के तो कनेक्शन भी अलग अलग हैं। उनको 2018 तक बाकायदा केसीसी सीमा में शामिल किया जाता था, उसको बंद कर दिया गया है, उन्हें पुनः शामिल किया जाए। सहकारिता से जुड़े हुए सुरक्षा सहकारिता का जो नियम है उसके तहत बहुत सारे सहकारिता बंधुओं को उनका लाभ नहीं दिया जा रहा है, उस लाभ से उनको निश्चित रूप से लाभान्वित किया जाए। कर्मचारियों की स्थिति यह है कि सहकारिता विभाग में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, यानी एक ग्राम सेवा सहकारी समिति जो है उसमें एक व्यवस्थापक की बाकायदा नियमों में प्रावधान है, लेकिन उस एक व्यवस्थापक के पास 5, 6, 7 तक GSS हैं। तो एक व्यक्ति 5, 6, 7 GSS का काम नहीं संभाल सकता, इसलिए उनमें नई भर्तियां की जाएं और 2017 से पहले जो लोग विभाग में काम कर रहे हैं उनको स्थायी किया जाए, नई भर्तियां की जाएं, और जो लोग अतिरिक्त भार के रूप में दूसरी सोसाइटीज़ का काम कर रहे हैं उनको मानदेय दिया जाए। इसके साथ साथ ही कल्याण योजना जो हमारी है उससे कल्याण योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की लिमिट जो है वो कर दी गई है। जो पहले 20 लाख हुआ करती थी उस लिमिट को पुनः 20 लाख रुपया की जाए, ये हमारी पुरजोर मांग है। सहकारिता मंत्री महोदय से इस बारे में आज बात भी हुई है, उनको सारा ज्ञापन जो है वो हम सब सहकार बंधुओं की तरफ से देने जा रहे हैं। आज हम उनसे चर्चा कर ली गई है और सहकारिता का बजट बढ़ाया जाए, इसके लिए 15 दिन पूर्व ही मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख चुका हूं। उन्होंने आश्वस्त भी किया है, कितना बजट बढ़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सहकारिता का जो आंदोलन है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन है। ये वो आंदोलन है जिस आंदोलन में आज 14 लाख से ज़्यादा हैबिटेशन यानी ढाणियाँ और गांव जुड़े हुए हैं। ये वो आंदोलन है जिस आंदोलन के जरिए जो प्रतिनिधियों की संख्या जो है देश में वो करीब 2,32,000 के करीब प्रतिनिधियों की संख्या सीधे तौर पे है और 35 लाख प्रतिनिधि इसमें इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और करोड़ों लोग उसके सदस्य हैं। इसलिए ये वो विभाग है जिसके कारण से हिंदुस्तान की पहचान जो है वो एक दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, उसमें पंचायत राज और सहकारिता की प्रमुख भूमिका है। इसलिए इस आंदोलन को वापस जिंदा किया जाना चाहिए। इस सीकर ग्रामीण नई तहसील बनाने की मांग को लेकर आज 2 दर्जन से अधिक गांवों के सरपंचों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि सीकर ग्रामीण तहसील नहीं बनाई जाए। हाल ही में दूध पंचायत समिति की सीकर तहसील को दूध कस्बे में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की अगर जल्दी मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्व RAS अधिकारी ईश्वर सिंह राठौर ने कहा कि 30 गाँव के लोगों के लिए तहसील भवन काफी दूर रहेगा। पहले दूध पंचायत समिति की तहसील सीकर में संचालित थी, लेकिन उनको दूध कस्बे में स्थानांतरित कर दिया गया। हमारी मांग है कि सीकर ग्रामीण के नाम से नई तहसील कार्यालय खोला जाए, जिससे कि ग्रामीणों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। सीकर तहसील को सीकर मुख्यालय से धोद तहसील को धोद मुख्यालय से स्थानांतरित किया गया है। उसके विरुद्ध सीकर के आसपास के लोग लगभग 30 ग्राम पंचायतों के लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है
कि ये 30 ग्राम पंचायतों के 75 ग्रामवासी जो हैं उनको बड़ी ज़्यादा समस्या हो जाएगी दूध जाने में। जैसे मैं कहूँ, मेरी खुद की ग्राम पंचायत 40 किलोमीटर सीकर से है और मैं 40 किलोमीटर यहाँ आऊँगा और यहाँ से फिर 25 किलोमीटर दूध जाऊँगा, तो ये हमारे भविष्य के आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी ज़्यादा समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए हम एक मांग करते हैं कि सीकर ग्रामीण अलग तहसील बनाई जाए, सीकर ग्रामीण अलग पंचायत समिति का गठन किया जाए और सीकर ग्रामीण ही आगे आने वाले समय में जब भी विधानसभा का डिलिमिटेशन हो उसमें विधानसभा भी बनाई जाए, क्योंकि धोद ग्राम पंचायत में 57 धोद पंचायत समिति में 57 ग्राम पंचायतें आज की तारीख में हैं। उसकी अगर 4 पंचायत समितियां बनाएं तो भी थोड़ी हैं। इसलिए ये हमारी शासन से मांग है। यदि हमारी मांग समय रहते पूरी नहीं की गई तो निश्चित तौर पर चरणबद्ध तरीके से घोषणा करके आंदोलन किया जाएगा और यदि नहीं मानी गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। सीकर जिले में बीती रात युवक के साथ मारपीट के बाद उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने हत्या का मामला उद्योग नगर थाने में दर्ज करवाया है। घटनाक्रम के मुताबिक मृतक मुकेश कुमार जिले के किडोली गांव का रहने वाला है तथा परिवार सहित सीकर शहर में रहता है। मृतक की सीकर शहर के बस स्टैंड पर मोबाइल की दुकान है। मोबाइल की दुकान बंद कर मृतक अपने घर जा रहा था। जिला स्टेडियम के पास लघु शंखा के लिए उसने मोटरसाइकिल रोकी। उसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। कॉलोनी वासियों की सूचना पर उसे अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। शव को राजकीय चिकित्सालय में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। धोद रोड ज्योति नगर स्थित श्री ज्योति हनुमान मंदिर में राम दरबार, शिव परिवार और साईं बाबा की मूर्ति स्थापना के 13 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 13वें वार्षिक महोत्सव का आयोजन सोमवार को किया गया, जिसमें पूजा व अभिषेक सुबह 9:15 बजे हुआ। महाआरती सुबह 12:15 बजे हुई। इसके बाद प्रसाद का वितरण भक्तों में किया गया। ज्योति नगर धोद रोड स्थित ज्योति हनुमान मंदिर में आज स्थापना दिवस मनाया गया। इस दिवस में सर्वप्रथम अभिषेक पूजा की गई, उसके बाद महाआरती का आयोजन किया गया और फिर भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। और वैश्यावृत्ति के धंधे के लिए बेचने के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला को गुड़ागौची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फरार महिला आरोपी 3 साल बाद पुलिस की गिरफ्त में आई है। पुलिस ने उर्मिला मीणा को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी संजय वर्मा ने बताया कि सीतल गांव निवासी युवती ने थाने में रिपोर्ट दी थी। युवती ने 31 मार्च 2019 को रिपोर्ट दी कि उर्मिला मीणा व उसका पति सुनील उसे 15 मार्च 2019 को डरा धमकाकर नशीला पदार्थ खिलाकर उसको महाराष्ट्र ले गया। वे वहां उससे वैश्यावृत्ति करवाना चाहते थे, उसको वहां पर बेचना भी चाहते थे। युवती ने रिपोर्ट में बताया जब उसको एहसास हुआ कि ये उसको बेचना चाहते हैं, वह वहां से मौका पाकर फरार हो गई थी। वह वहीं महाराष्ट्र में मालवानी थाने पहुंच गई थी। मालवानी थाना पुलिस ने झुंझुनू पुलिस को सूचना दी थी। इसके बाद परिजनों को बुलाकर युवती को सुपुर्द कर दिया गया था। युवती को महाराष्ट्र ले जाने के कारण युवती उस वक्त 12 कक्षा की परीक्षा भी नहीं दे सकी थी। युवती को बाद में बार बार धमकी देते रहे। आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस पति और पत्नी की तलाश कर रही थी। युवती का परिवार कई दिनों तक दहशत में भी रह रहा था। थानाधिकारी संजय वर्मा ने बताया कि महिला की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी महिला उर्मिला मीणा नरसिंहपुरा स्टैंड पर है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। पूर्व में दिनांक 31 मार्च 2019 को पिंकी निवासी शीतल ने गुड़ा थाने में एक रिपोर्ट दी थी कि कुछ लोग, जिनमें एक सुनील मीणा, उर्मिला मीणा है, ये मेरे को डराते धमकाते हैं तथा मुझे किडनैप करना चाहते हैं। और बाद में इन लोगों ने मुझे नशीला पदार्थ सूंघाकर मेरा अपहरण कर लिया और मुझे यहाँ से बॉम्बे ले गए। वहाँ ये लोग मुझे वैश्यावृत्ति के प्रयोजन से बेचना चाहते थे। मुझे जब इन लोगों के मंसूबों का पता लगा तो मैं वहाँ से भागकर मालपानी थाने बॉम्बे चली गई और मैंने सारी घटना थाने वालों को, पुलिस वालों को बताई। वहाँ से मेरे परिजन आए और मैं इनके चंगुल से छूट निकली। इस मुकदमे पर थाना गुड़ा में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया और विगत करीब
3 वर्ष से सुनील मीणा और उर्मिला मीणा फरार चल रहे थे। 10-15 दिनों से थाना जापर मेरे नेतृत्व में टीम गठित कर इनकी गिरफ्तारी के विशेष प्रयास किए जा रहे थे, जिस पर आज दिनांक 20 फरवरी 2022 को मुखबिर खास की सूचना पर उर्मिला मीणा को नरसिंहपुरा स्टैंड से भागते हुए को पकड़ा गया, जिसको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। चूरू के राजकीय गोयनका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग व युवा मामले एवं खेल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आजादी के 75वें वर्ष आयोजन श्रृंखला में गांधीवादी डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव की जयंती पर आयोजित युवा पखवाड़े के समापन पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि हम लोगों को अन्य राज्य की भाषा को हासिल करने की लालसा रखे। विद्यार्थियों को अपने व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला बनाएं। आप अपने स्वास्थ्य, अपने मूल्यों व सिद्धांतों के प्रति कार्य पर रहें तो आप निश्चित तौर से समाज का निर्माण कर सकते हैं। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने विजेता विद्यार्थियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी निसार अहमद खान, शिक्षाविद एचआर इशरान, माशी एडीओ सावरमल गहनोलिया, सीबीओ बजरंग लाल सैनी, संस्था प्रधान कासम अली खान, अहिंसा प्रकोष्ठ के निदेशक दूलाराम सहारण, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के सहायक निदेशक कुमार अजय, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के तहसील संयोजक रियाजत खान व एसबीओ खालिद तुगलक आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। संचालन उमेद गोठवाल ने किया। आज स्वर्गीय सुब्बाराव जी की जयंती के उपलक्ष्य में युवा पखवाड़े का आयोजन किया गया था, जिसमें यहाँ स्कूल में आयोजन किया गया और ब्लॉक स्तर पे जो भी निबंध प्रतियोगिताएं, चित्रण प्रतियोगिताएं की गई थी उनको यहाँ पर देखा गया एवं जो मुख्य वक्ता थे श्री जारन साहब, उनके द्वारा बच्चों को प्रेरित करने के लिए श्री सुब्बाराव जी की जीवनी पे जो मुख्य उनकी चीज़ें थी उनके बारे में बताया। चूरू के निकटवर्ती गांव सिरसला व ढाणी चारनान के बीच कार व ट्रोले की आपसी भिड़ंत में 2 की मौत हो गई। NH 52 सिरसला गांव के पास कार में सवार महिला व युवक की मौत हो गई। हादसे में ट्रक की टक्कर से कार चकनाचूर हो गई। सूचना मिलते ही दूधवा खारा पुलिस मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के मुताबिक कार चूरू की तरफ आ रही थी। NH 52 स्थित सिरसला व ढाणी चारनान के बीच सामने की तरफ से आ रहे ट्रोले से कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। सूचना पर हादसे में घायल कार चालक मोमासर निवासी पवन कुमार व ददेरवा निवासी महिला सत्य भामा को पुलिस स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद NH पर वाहनों की लाइनें लग गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए शव मोर्चरी में रखा है। चूरू जिले में आज तेरापंथ भवन में आचार्य महाश्रवण प्रवास व्यवस्था समिति द्वारा आयोजन समिति के सदस्यों के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार बांठिया, स्वागत अध्यक्ष राजेंद्र बछावत, रंजीत बराडिया, कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर कमल सिंह कोठारी, देवरतन पारक, शोभा यात्रा प्रभारी विजय कोठारी व नवरतनमल कोठारी, प्रवीण वेद, अभय बरडिया और मीडिया के संयोजक अजय सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर जानकारी देते हुए प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष विनोद बाठिया ने बताया कि आचार्य महाश्रवण जी का चूरू का 3 दिवसीय प्रवास हम सब चूरू वासियों के लिए बड़े गौरव का विषय है और चूरू के सर्व समाज के लोग गुरुदेव का स्वागत करने के लिए आतुर है। चूरू प्रवास के दौरान गुरुदेव 26 तारीख को रतन नगर से चूरू की सीमा में प्रवेश करेंगे। तत्पश्चात शोभा यात्रा के रूप में कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। कार्यक्रम के मीडिया संयोजक अभय सिंह ने बताया कि आचार्य महाश्रवण प्रवास व्यवस्था की ओर से विभिन्न प्रकार की व्यवस्था कर ली गई है और इस संदर्भ में आज मीडिया के बंधुओं से वार्ता की गई। इस कार्यक्रम में चूरू के सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इस अवसर पर इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर कमल सिंह कोठारी ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि धर्म एक दिया है और सभी लोगों को प्रकाशित करने का काम साधु संतों का होता है। कार्यक्रम का संचालन विजय कोठारी ने किया। इस अवसर पर सुरेंद्र पारक, सूरज कोठारी सहित समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली से नेपाल गए थे, नेपाल से गुवाहाटी, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद होते हुए विदासर मर्यादा महोत्सव, पूज्य मर्यादा महोत्सव के बाद में वहां से बिहार करके फतेहपुर, रामगढ़, रतननगर होते हुए 26, 27, 28 फरवरी का उनका प्रवास चूरू में निश्चित हुआ है। व्यवस्था समिति के
अध्यक्ष श्रीमान मिसी प्रवास का सौभाग्य हमें मिला है। इसके लिए तेरापंथ समाज के परंपरागत जो श्रावक श्राविकाएं हैं उनका आनंदित होना तो स्वाभाविक ही है, और जो समाज के अन्य जो लोग हैं वो भी आह्लादित हैं, प्रहलादित हैं, आनंदित हैं और उत्सुक हैं कि कब आपके श्रीमुख से सुने हुए प्रवचनों को हम अपने जीवन में अंगीकृत करें। तो 26 तारीख को यहाँ प्रवेश करेंगे रतन नगर से पदयात्रा करते हुए, और कलेक्ट्रेट सर्किल से नई सड़क, सुभाष चौक, घंटाघर, गढ़, रामगढ़िया चौराहा और उसके बाद मदन मेमोरियल श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी विद्यालय में शोभा यात्रा जुलूस जो अपना है वो प्रवेश करेगा, और उस जुलूस में अधिक से अधिक लोग सम्मिलित होंगे। जगह जगह लोग स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। विभिन्न समाजों के लोग, विभिन्न संस्थाओं के लोग, विभिन्न धार्मिक और अन्य सामाजिक संस्थाएं बीच में जो भी पड़ती है, सब उनके स्वागत के लिए उत्सुक हैं। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे रिंगस से खाटू श्याम जी पदयात्रा कर रहे भरतपुर निवासी श्रद्धालुओं के जत्थे के अनियंत्रित अर्टिका कार ने टक्कर मारी, जिससे करीब आधा दर्जन श्याम श्रद्धालु घायल हो गए, जिनको खाटू श्याम जी सीएससी में भर्ती करवाया गया। सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद ने बताया कि खाटू श्याम जी सड़क मार्ग पर रिंगस से खाटू की तरफ जा रही अर्टिका कार आगे चल रही 3 व्हीलर टेम्पो से भिड़ंत के बाद पदयात्रियों के जत्थे में जा घुसी, जिससे भरतपुर के कोडियान मोहल्ला निवासी मानसी गर्ग, बबीता देवी, सुरेंद्र चंद, पूनम गर्ग व अदिति गोयल घायल हो गए, जिनको निजी वाहन से खाटू श्याम जी की राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। वहीं टक्कर मारने के बाद अर्टिका कार का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को जब्त कर थाने पर खड़ा किया और मामले की जांच में जुट गई। टावर पहले इतला मिली थी कि खाटू रोड के ऊपर पदयात्रियों के किसी 4 व्हीलर ने पीछे से टक्कर मार दी है, जिसके ऊपर मैं मौके पे गया था तो मालूम चला कि कुछ भरतपुर का एक पदयात्रियों का ग्रुप था जो खाटू बाबा के दर्शन करने जा रहे थे। उसी समय एक 4 व्हीलर ने जो और स्पीड में थी उसने पहले तो टेम्पो की टक्कर मारी। टेम्पो के टक्कर मारने के बाद में इसने कुछ यात्रियों के पीछे से मारी, जिसमें 4-5 आदमी घायल हुए हैं, जिनको खाटू हॉस्पिटल भिजवाया गया है। सर कैसी बात को लेकर मामला दर्ज होगा? अभी उन लोगों को कहा रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। उन्होंने कहा पहले हम हॉस्पिटल में जाके उनकी पोजीशन क्या है उनकी देखेंगे, उनका इलाज के बारे में जान कर लेंगे, स्थिति गंभीर है नॉर्मल है क्या, उसके बाद ही हम थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार एंड एंटी करप्शन मिशन प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी आर्य के निर्देशानुसार ब्लॉक अध्यक्ष संपत बाफड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि संपूर्ण राजस्थान में संगठन के बैनर तले कोटा में हुई शर्मसार घटना नाबालिग बच्ची परिधि जैन की निर्मम हत्या के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटा शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में परिधि जैन के हाथ पैर बांधकर हुई निर्मम हत्या का अपराधी अभी तक पिछले 5-6 दिन से पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उक्त अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होने से कोटा शहर के साथ साथ संपूर्ण राजस्थान में तनाव का माहौल है। राजस्थान की जनता जल्द से जल्द अपराधी को पुलिस गिरफ्त में देखना चाहती है, तो अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए एवं कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे उस नाबालिग बच्ची के परिवारजनों को जल्द न्याय मिल सके। इस दौरान संपत बागड़ी, एडवोकेट सत्यनारायण सैनी, नीरज गढ़वाल सहित लोग मौजूद रहे।